हेलो स्टूडेंट्स, अजय मेरू पब्लिकेशन की राजस्थान करंट अफेयर्स की यूट्यूब सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जयपुर। किसका अधिवेशन हो रहा है? ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक राष्ट्रीय अधिवेशन। पढ़ते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं जो इसमें आपको याद रखने की है कि सबसे पहले तो कि ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? तो जयपुर में। कब हो रहा है? 10 से 11 सितंबर, यानी 2 दिन हुआ ही है। कब 10 और 11 सितंबर को। किसके संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है? तो सहकार भारती और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में। इसकी परिभाषा क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते कौन से हैं? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वे सहायकारी बैंक है जो मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। ये बैंक सहकारी सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और छोटे व्यापारियों, कारीगरों, कर्मचारियों तथा मध्यम वर्गीय परिवारों को बैंकिंग व ऋण सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें यह सहकारी स्वरूप होता है। यह बैंक सहकारी समितियों की तरह कार्य करते हैं और सदस्य की भागीदारी से चलते हैं। दूसरा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इन बैंकों पर नियंत्रण कौन करता है? तो इन बैंकों पर किसका नियंत्रण होता है? आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट, ये क्या क्या सेवाएं प्रदान करते हैं? तो ये सारे खाते जो होते हैं जिनमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट, छोटे ऋण, गृह ऋण, व्यावसायिक ऋण, आरटीजीएस, एनईएफटी, डिजिटल बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं ये प्रदान करते हैं। और इनका जो लक्षित वर्ग है वो होता है छोटे व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारी, कारीगर, उद्यमी और मध्यम वर्गीय परिवार। लक्षित वर्ग देख लिया। अब चलते हैं आगे। इसका उद्देश्य क्या होते हैं? तो छोटे और मध्यम वर्गीय लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराना, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बैंकिंग सुविधा देना, स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करना और सहकारिता सिद्धांतों के आधार पर सामूहिक विकास करना इसके मेन उद्देश्य हैं। भारत में अगर इनकी स्थिति देखी जाए तो कितने सहकारी बैंक हैं? 1500 से अधिक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कार्यरत हैं। और राजस्थान में जो सबसे इम्पोर्टेंट, हमें तो यही डेटा ज़्यादा याद रखने का है कि राजस्थान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं कितनी संचालित है, क्योंकि यह सूचक में मेंशन की हुई है। तो कितनी है अभी तक? 236 शाखाएं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय सरकार द्वारा सितंबर माह तक किसानों को लगभग कितनी राशि तक ब्याज मुक्त अल्पकालिक फसली ऋण उपलब्ध कराए गए हैं? तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। 40,563 करोड़ रुपए, 41,291 करोड़ रुपए, 42,394 करोड़ रुपए या 43,926 करोड़ रुपए। इसमें आपको वो राशि सिलेक्ट करनी है जो ब्याज मुक्त अल्पकालिक फसली ऋण है। तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, 42,394 जो करोड़ रुपए हैं उन तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण जो है वो उपलब्ध कराए गए हैं। अब राज्य सरकार ने अभी तक किसानों को 42,364 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण फसल उपलब्ध कराए हैं और इसके साथ में ही 404 करोड़ रुपए के फसली ऋण का भी वितरण किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, उनकी खेती के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और खेती में आने वाली जो भी लागत है उसको बोझ को कम करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। कि राजस्थान का दूसरी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रावतभाटा, बांसवाड़ा, कोटा या उदयपुर। अब आपको बहुत अच्छे से सोचना है कि दूसरा पूछा गया है ना कि पहला। तो ध्यान रखना, दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हो रहा है? आंसर होगा 2, बांसवाड़ा। रावतभाटा तो अपना पहला है। पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? रावतभाटा, चित्तौड़ में। तो दूसरा हो गया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और किसके द्वारा? भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा हो रहा है। सितंबर महीने में स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना, बांसवाड़ा में कौन से गांव में? नापला गांव में। ये हमेशा पूछ लिया जाता है कि बांसवाड़ा जिला तो याद रहेगा पर गांव कौन सा है? नापला। और इसका जो लक्ष्य है वो 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 सितंबर को इसका शिलान्यास किया जाएगा और यह रावतभाटा जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसके बाद बांसवाड़ा में यह दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। यही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो पूरी परियोजना है इसकी क्षमता कितनी है? तो कुल जो उत्पादन का लक्ष्य है वो कितना है? 2800 मेगावाट बिजली। याद रखना, इसको अगर वो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 700 मेगावाट क्षमता की 4 यूनिट होंगी। इसकी शुरुआत कब होगी? तो इसकी जो पहली यूनिट है उसकी शुरुआत होगी वर्ष 2032 में। ये भी याद रखना, कथन में आ सकता है क्योंकि न्यूज़ में आया है कि इसकी पहली यूनिट का जो शुरुआत है वो कब से होगा, इसका उत्पादन शुरू होगा, तो वर्ष 2032 तक।
नेक्स्ट है, ये स्थान पहले से डिसाइडेड है। बांसवाड़ा के नापला क्षेत्र में हमने डिस्कस कर चुके हैं, याद रखिएगा। लागत 50,000 करोड़ रुपए की और जो रोजगार है वो मिलेगा 5,000 लोगों को। राजस्थान में न्यूक्लियर पावर की स्थिति। बात करें अगर राजस्थान में न्यूक्लियर पावर की स्थिति के बारे में, तो पहली जो परियोजना है वो कहाँ पे संचालित है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है रावतभाटा। यहाँ पर कुल 6 यूनिट से बिजली का उत्पादन हो रहा है। 2 यूनिट जिसमें 200 मेगावाट और 4 यूनिट जो है वो 220 मेगावाट की है। राजस्थान के 700 मेगावाट क्षमता के 2 यूनिट भी निर्माणाधीन है। अगर इस तरह सभी यूनिट शुरू होने पर प्रदेश में टोटल कितनी न्यूक्लियर बिजली का उत्पादन होगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5,900 यानी 5900 मेगावाट क्षमता का उत्पादन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कथन कारण क्वेश्चन है। कथन इसका दे रखा है कि ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हर ग्राम पंचायत पर स्तर किया जाएगा और इसका कारण, इसका उद्देश्य ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर ही 14 विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराना है। अब आप देखें, अच्छे से पढ़ें कथन को भी और इसके कारण को भी, फिर उसके बाद इसके ऑप्शंस पढ़ें कि कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, या कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है, या कथन गलत है, कारण सही है। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1। इसमें जो कथन है और कारण है दोनों सही हैं और दोनों ही व्याख्या कर रहे हैं। कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। या जो शिविर का आयोजन है वो हर ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा और इसमें 14 विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अब पढ़ते हैं ग्रामीण सेवा शिविर के बारे में। तो राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तरह सरकारी सेवाओं लोगों तक पहुंचाने के लिए इस शिविर का शुरू किया जा रहा है। कब शुरू किया जा रहा है? 17 सितंबर को शुरू किया जा रहा है। कहाँ पर? तो प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। इसकी अवधि क्या रहेगी? 4 दिन की रहेगी, 17 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं गांव में ही उपलब्ध करवाना है तथा इसकी जो सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कितने विभाग हैं? टोटल 14 विभाग हैं और यह जिला स्तर से 25 तक के अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। यहाँ पे हमने लिस्ट दी है, बिल्कुल पेपर की कटिंग ही दी है ताकि आपको बहुत ही क्लियर वे में पता चल जाए कि किस किस विभाग से कौन कौन सी योजनाएं या शिविर स्टार्ट किए गए हैं। क्योंकि आजकल बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस पे एग्जाम में आने लग गए हैं। अभी रिसेंटली जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा में जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन आ गया था। तो आपको मतलब एक एक चीज़ याद रखनी होगी, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हमने आपको ये लिस्ट दी है। इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि स्वास्थ्य में कौन कौन सी है, स्वास्थ्य शिविर लगेंगे, लंबित ID कार्ड का निस्तारण किया जाएगा, है ना। अलग अलग विभाग में कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? याद रखना, दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज पूछा जा रहा है जिसका जो क्वेश्चन ऑप्शन हैं कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर। तो सही कौन सा होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डूंगरपुर। अगर पूछा जाता है राजस्थान का पहला सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कौन से जिले में है तो इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोटा। राजस्थान का पहला चंबल नदी पर निर्मित है, कौन सा है? कोटा का हैंगिंग ब्रिज। और दूसरे नंबर पर अब कौन सा हो गया? डूंगरपुर। कोटा के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो हैंगिंग ब्रिज है वो डूंगरपुर जिले में चिखली ग्राम पंचायत के बेडुआ में बनाया जा रहा है। चिखली आनंदपुरी सड़क मार्ग में माही नदी पर बने इस पुल का नाम गोविंद गुरु है। याद रखना, माही नदी पे निर्मित है। वो कोटा वाला चंबल नदी पे, डूंगरपुर वाला माही नदी पे, चिखली आनंदपुरी सड़क मार्ग पर है और इसका नाम क्या है? गोविंद गुरु। इसके शुरू होते ही वांगड़ के दोनों जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा हैं, इसकी आपस में जो दूरी है वो कम होने के साथ ही इस क्षेत्र का मालवा व गुजरात से सीधा ही संपर्क होगा। ये है इस पुल का महत्व। इससे क्या होगा? कोटा और बांसवाड़ा दोनों जिलों के आपस की दूरी कम होगी तथा इस क्षेत्र के साथ साथ मालवा और गुजरात से भी सीधा संपर्क होगा। वर्ष 2016 में ही इस हैंगिंग ब्रिज की घोषणा की गई थी। देखते हैं गोविंद गुरु पुल के बारे में थोड़ी डिटेल जो न्यूज़पेपर में आई है। हम आपको सीधे पेपर कटिंग इसीलिए प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि ऑथेंटिक न्यूज़ है, ऑथेंटिक फैक्ट्स हैं, इस बारे में आपको पता चले कि ये कोई कहीं से लिए नहीं गए हैं, इधर उधर से ऑथेंटिक न्यूज़ की कटिंग है, न्यूज़पेपर से लिए गए फैक्ट्स हैं। देन वर्ष 2016 में हैंगिंग ब्रिज की घोषणा की गई थी
इसकी लंबाई 1.925 किलोमीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, पिलर 17 पिलर हैं इसमें और लागत 125 करोड़ रुपए की है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के कौन कौन से शहरों को श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया गया है? अलवर और जोधपुर, अजमेर और उदयपुर, अजमेर और जोधपुर या अलवर और उदयपुर? तो कौन सा सही आंसर होगा? सही आंसर है अलवर और जोधपुर। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में राजस्थान के अलवर व उदयपुर जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस सर्वेक्षण में 130 शहरों का मूल्यांकन किया गया था। टोटल कितने शहरों का मूल्यांकन किया गया था? 130 शहरों का, जिनमें से 11 बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया गया था। उन अलवर को क्लीन एयर फॉर ऑल के लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। याद रखना, अलवर को किस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है? तो क्लीन एयर फॉर ऑल के लक्ष्य की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिया गया है। और उदयपुर शहर को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन स्कीम में भारत के पहले 2 वेटलैंड सिटीज़ में तो स्थान मिला है। तो 2 वेटलैंड सिटीज़, यानी पहली तो उदयपुर हो गई और दूसरी कौन सी इसमें? इंदौर है। यह गौरवशाली उपलब्धि राजस्थान को सतत पर्यावरण संरक्षण और वेटलैंड प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी बनाती है। याद रखना, अलवर और उदयपुर। यह जो आयोजन है, यह समारोह इंदिरा पर्यावरण भवन नई दिल्ली में हुआ था। इतना याद रखना, समारोह कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अब अगर उदयपुर की बात की जाए तो यह भारत की पहली वेटलैंड सिटी है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। उदयपुर अपने 5 प्रमुख वेटलैंड्स पिछौला झील, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई के संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कितने हजार मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 6000। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 10 सितंबर को विधानसभा में बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में 6000 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना की जाएगी। फैक्ट्स बहुत सूरज में अगर आता है या अदर न्यूज़ में आता है तो फैक्ट्स अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हमने भी इस फैक्ट से क्वेश्चन बनाया है। तो याद रखना, 6000 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना की जाएगी। अब इसी से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट्स हैं जो न्यूज़पेपर में आए थे, तो हमें लगा कि आपको पता होने चाहिए, इसलिए हमने इसको अन्य फैक्ट्स में डाल दिया। केंद्रीय उपक्रम के साथ संयुक्त उद्यम के तहत 4895 मेगावाट क्षमता की परंपरागत तथा 38,343 मेगा क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए 2,08,000 करोड़ रुपए के MOU किए गए हैं। और वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत केंद्र सरकार प्रति मेगावाट 27 लाख रुपए की सहायता देगी। क्वेश्चन नंबर 8, भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। ये बिल पास हुआ है, इसीलिए 10 तारीख को ही पास हुआ है, इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी असत्य कथन है उसका चयन कीजिए। तो पहला कथन है, इस बिल के तहत राज्य स्तर पर भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण बनाया जाएगा। दूसरा, डाक जोन घोषित इलाकों में बिना अनुमति ट्यूबवेल खोदने या भूजल निकालने पर पहली बार 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। तीसरा, भूजल प्राधिकरण हर साल अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट किसको देगा? विधानसभा में पेश करेगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे जो असत्य कथन है वो कौन सा है? इसका असत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर 2। डाक जोन जो होते हैं ना, उनमें घोषित इलाकों में बिना अनुमति के ट्यूबवेल खोदने या भूजल निकालने पर पहली बार 30,000 नहीं, कितने हजार का जुर्माना होगा? 50,000 का। तो पढ़ते हैं अब भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक के बारे में। यह बिल पहले प्रवर समिति को भेजा गया था, जहां पर विभिन्न सुझावों को इसमें शामिल किया गया है, और उसके बाद 10 सितंबर 2025 को विधानसभा ने भूजल प्राधिकरण विधेयक को पास कर दिया है। इस विधेयक का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? राजस्थान में गंभीर जो भूजल संकट है उसको नियंत्रित करना, बिना अनुमति भूजल दोहन रोकना और पारदर्शी प्रबंधन प्रणाली विकसित करना। राजस्थान में भूजल का दोहन जो है वो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है, जहाँ 249 प्रखंडों में से केवल 21 गज से सुरक्षित है। यह विधेयक भूजल के समुचित उपयोग और औद्योगिक इकाइयों की सुविधा के लिए प्राधिकरण का गठन करता है, यानी प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। पढ़ते हैं इस विधेयक का गठन और इसकी संरचना। विधेयक के तहत राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इस प्राधिकरण में विभिन्न विभागों के पदेन सदस्य, तकनीकी विशेषज्ञ और 2 विधायक शामिल होंगे।
अध्यक्ष का जो पद है वो किसे सौंपा जाएगा, किसे नियुक्त किया जाएगा अध्यक्ष के पद पे? तो जल संसाधन, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों को दिया जाएगा, जो मुख्य सचिव, एसीएस सचिव या मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी हो, जिसने भूजल विभाग में कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो। याद रख लेना, कितने वर्ष की मिनिमम जो सेवा की हो, 3 वर्ष की। यह प्राधिकरण राज्य स्तर पर भूजल की निगरानी और प्रबंधन का केंद्र रहेगा। अब बात करें इसके नियंत्रण की, तो हर जिले में भू जल संरक्षण एवं प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य होगा। याद रखना ये वर्ड, अनिवार्य होगा। ये समितियां जो है वो स्थानीय स्तर पर भूजल दोहन की निगरानी करेगी। राज्य स्तर पर भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी, जिसकी हर 3 वर्ष में, कितने टाइम पीरियड पे बोला गया है, हर 3 वर्ष में समीक्षा की जाएगी। इस योजना में भूजल स्तर, गुणवत्ता, पुनर्भरण, उपयोग का क्षेत्रवार मूल्यांकन भी शामिल है। भूजल दोहन उपयोग के लिए अनुमति अनिवार्य होगी और नए बोरवेल या संरचना बनाने के लिए भी प्राधिकरण से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। जल की गुणवत्ता, मात्रा मापने के लिए उपकरण लगाए जाएंगे। उल्लंघन पर कड़े दंड भी दिए जा रहे हैं। पहली बार नियम तोड़ने पर हमने बात की थी 50,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। दूसरा, उल्लंघन करने पर जुर्माना 5 गुना तक बढ़ा सकता है। गंभीर मामलों में 6 महीने तक का कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, दोनों की सजा का प्रावधान है। तीनों ही चीज़ें याद रखना। पहली बार अगर नियम तोड़ा तो 50,000 रुपये जुर्माना, दोबारा उल्लंघन किया तो 5 गुना बढ़ सकता है। और अगर गंभीर मामलों में क्वेश्चन आ जाए कि इस विधेयक के अंतर्गत गंभीर मामलों में कितने लाख रुपए का जुर्माना या कितनी राशि का जुर्माना हो सकता है, प्रावधान है, तो 1 लाख रुपए का जुर्माना है और सजा कितनी है, 6 महीने तक की कारावास है। बात करें अगर इससे रिलेटेड थोड़ी सी डेट जीके की, तो राज्य के जो भूजल संसाधनों की जो नवीनतम रिपोर्ट है 2024, उसके अनुसार भूजल ब्लॉक कितने हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी। तो याद रखना, सुरक्षित जो ब्लॉक्स हैं वो 37 हैं, अति दोहित जो है वो 214 हैं, संवेदनशील 27 हैं, अर्ध संवेदनशील 21 हैं और लवणीय 3 हैं। यानी टोटल कितने ब्लॉक हैं हमारे यहाँ भूजल के, 302, जिनमें से अति दोहित ब्लॉक की संख्या कितनी है, 214 है और सुरक्षित केवल 37 ब्लॉक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान भू राजस्व संशोधन एवं विधि मान्यकरण विधेयक 2025 किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, भू राजस्व अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। राजस्थान भू राजस्व संशोधन एवं विधि मान्यकरण विधेयक 2025, यह 10 सितंबर को ही पास किया गया है। इसके अगर प्रावधान की बात करें प्रमुख, तो विधेयक भू राजस्व अधिनियम 1926 में संशोधन करता है, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों की जो वैधता है वो सुनिश्चित होगी। रीको को इम्पोर्टेंट है, इसमें रीको को इन जमीनों पर पूर्ण मालिकाना हक मिलेगा, जिससे लीज जारी करना, भूमि हस्तांतरण करना और विभाजन करना भी शामिल है। नामांतरण प्रक्रिया को सकल बनाने का भी प्रावधान है, खासकर भूमि मालिक की मृत्यु के बाद आश्रितों के लिए। इसका महत्व क्या है, पढ़ते हैं इसके महत्व के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रभावित 35 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों के सभी पुराने आदेशों को विधि मान्य कर दिया जाएगा। इससे निवेशकों को राहत मिलेगी और औद्योगिक विकास की गति मिलेगी। संशोधन में भूमि विवादों में कमी आएगी और अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश लगेगा। रीको की नई शक्तियां मिलने से राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और यह बिल राजस्व विभाग के नियमों को मजबूत करेगा, जहाँ पहले जटिल प्रक्रिया के कारण लोगों को परेशानी होती थी। ये कथन में भी आ सकते हैं इसके महत्व और डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आ सकते हैं, तो दोनों ही तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में डॉक्टर अरविंद सिन्हा को एम्स कल्याणी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर। जोधपुर एम्स के डॉक्टर अरविंद बने एम्स कल्याणी के डायरेक्टर। तो जोधपुर एम्स में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अरविंद सिन्हा को अब एम्स कल्याणी का कहाँ के बनाए गए हैं, याद रखिएगा, एम्स कल्याणी का नया डायरेक्टर बनाया गया है। यह इनकी नियुक्ति डेपुटेशन पर हुई है। अब ये आदेश किसने जारी करे हैं? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी सुबीर कुमार ने देश भर में 8 नए एम्स डायरेक्टर्स नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। पढ़ते हैं अब डॉक्टर अरविंद सिन्हा के बारे में कि यह क्या, कौन सा पदभार इन्होंने संभाल के रखा है और इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो डॉक्टर सिन्हा ने 2013 में एम्स जोधपुर में एडिशनल प्रोफेसर के पद से कार्यभार शुरू किया था और डॉक्टर सिन्हा ने एम्स जोधपुर में पहली बार ओपीडी की शुरुआत कराई थी। तो जोधपुर में पहली बार ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की शुरुआत किसने करवाई थी? तो डॉक्टर सिन्हा ने ही करवाई थी, अरविंद सिन्हा द्वारा। और इन्हें अब कहाँ नियुक्त किया गया है? तो कल्याणी में, एम्स कल्याणी में।
ये थे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, और इनकी व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए अगर आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, इनको याद करेंगे। तो अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अजय मेरू पब्लिकेशन को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।